इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि कैसे टाइम सीरीज़ डेटा को यूज़ करके हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये देखना चाह रहे हैं कि कल को इन्फ्लेशन रेट कितना होगा या एक माह बाद इन्फ्लेशन रेट कितना होगा, या हम ये देखना चाह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस तरह के होंगे 2-4 माह बाद या 1 साल बाद। तो इस तरह पास्ट डेटा को यूज़ करके हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक टाइम सीरीज़ का मॉडल है उसको यूज़ करते हुए। उस मॉडल का नाम है बॉक्स जेनकिंस मॉडल, या इसको एरमा मॉडल या एरिमा मॉडल भी कहते हैं। ओके, एरमा स्टैंड्स फॉर ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज, ए आर ऑटो रिग्रेसिव, एम ए मूविंग एवरेज, और एरिमा ए आर आई एम ए आर ऑटो रिग्रेसिव, आई इंटीग्रेटेड और मूविंग एवरेज। बोथ मॉडल्स आर यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर विद द टाइम सीरीज़ डेटा। हम टाइम सीरीज़ डेटा को यूज़ करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे। इसमें हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे ताकि हमें ज़्यादा सही तरह समझ आए। जो मैंने एग्जांपल ली है, मैंने पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज का डेटा लिया है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज का डेटा मैंने कहाँ से लिया है, अभी मेरा इंटरनेट बंद है। मैंने एक वेबसाइट है investing.com, उसको खोला था और उसके ऊपर आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का डेटा ले सकते हैं। वहाँ पे जाके मैंने KSE 100 इंडेक्स लिखा और हिस्टोरिकल डेटा पे क्लिक किया तो मेरा डेटा डाउनलोड हो गया। तो ये मेरी एक्सेल की फ़ाइल है डेटा की। मैंने डेटा लिया है 2000 से लेके 2019 तक। डेली डेटा है मेरा, 5 दिन का वीक होता है यहाँ पे, सैटरडे संडे ऑफ की वजह से। तो ये इस तरह मेरा डेटा है। ये प्राइस है, इसकी इंडेक्स की प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस। ये ओपन जब हुआ तब, हाई लो, हम इस इंडेक्स की क्लोजिंग को हम यूज़ करते हुए, ये 2000 से 2019 तक का डेटा है हमारे पास, इसको यूज़ करते हुए हम प्रिडिक्ट करेंगे कि अगले 1-2 साल किस तरह रिएक्ट करेगी ये स्टॉक मार्केट। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको मूव ऑन करने से पहले हमें ये सीखना है कि ये एरमा एरिमा आखिर चीज़ है क्या। एरमा में पहला पार्ट है ऑटो रिग्रेसिव, AR। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल ऐसे मॉडल होते हैं जो पास्ट वैल्यू को यूज़ करते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। दिस मॉडल यूजेस पास्ट वैल्यूज़ ऑफ द सीरीज़ टू प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल आपका मॉडल है AR1, इसका मतलब है, और मंथली डेटा है फ़र्ज़ करें, तो कैसे बनेगा, क्या मतलब बनेगा। AR1 का मतलब प्रिडिक्ट सेल्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस मंथ सेल। मंथली डेटा था, इस मंथ किस तरह की सेल होगी, पिछले मंथ की सेल को यूज़ करते हुए आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। इस तरह के मॉडल को कहते हैं ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। अगर होता है AR2 तो हमने कहना था पिछले 2 माह की सेल्स को यूज़ करते हुए करंट को कैसे प्रिडिक्ट करना है। इसको लिखने का तरीका AR मॉडल को इस तरह, AR इंटू P इसलिए लिखा कि जितना भी आपका जितना पीछे जाना चाह रहे हो, 1 माह 2 माह 3 माह, जितना आपके पास डेटा है तो वो P को शो करता है। फ़र्ज़ करें T टाइम सीरीज़, X फ़र्ज़ करें मेरा सेल्स का डेटा है, मंथली डेटा है, X डिपेंड करता है T-1 पे, पिछले मंथ की सेल्स पे, T-2 उससे भी पिछले मंथ की सेल पे, एंड सो ऑन, उससे पिछले। तो इस तरह के मॉडल को कहते हैं ऑटो रिग्रेसिव। ऐसे मॉडल जो एक सीरीज़ के पास्ट को यूज़ करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। दूसरा पार्ट है MA मूविंग एवरेज। दिस पार्ट ऑफ द मॉडल यूजेस पास्ट एरर टर्म्स टू मॉडल द करंट वैल्यू ऑफ द सीरीज़। इसके अंदर क्या होता है, हम अपने मॉडल की करंट वैल्यू को या नेक्स्ट ऑनवर्ड वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन अब की बार हम उसकी पास्ट वैल्यूज़ को नहीं देखते, लेकिन पास्ट प्रिडिक्शन एरर जो हमने की होती हैं उसको यूज़ करते हुए हम प्रिडिक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स वाली एग्जांपल लेते हैं। MA1 आपका मॉडल है। MA1 का मतलब है प्रिडिक्ट सेल्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस मंथ्स प्रिडिक्शन एरर। जो लास्ट मंथ आपने प्रिडिक्शन करते हुए एरर की थी उसको भी बीच में रखते हुए तो हमने फ्यूचर की प्रिडिक्शन करनी है सेल की। इसको मॉडल को कैसे लिखते हैं, MA इंटू Q जितने भी मंथ पीछे आपने जाना है, XT आपका वही टाइम सीरीज़ मॉडल है, टाइम सीरीज़ डेटा है, X आपका सेल्स है, ये करंट एरर, पिछले साल की एरर, उससे पिछले साल की एरर, मंथली डेटा है, अगर पिछले मंथ की एरर, उससे पिछले मंथ की एरर, एंड सो ऑन, पिछले मंथ की एरर। तो AR और MA मॉडल हमें ये बताते हैं ऑटो रिग्रेसिव ये मॉडल ऐसा है जो पास्ट वैल्यूज़ को यूज़ करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। MA मॉडल ऐसा है जो पास्ट एरर प्रिडिक्शन एरर को यूज़ करते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा है। दोनों को इनकॉर्पोरेट अगर इकट्ठा करके तो और ज़्यादा अच्छी फोरकास्टिंग होगी। इसको मॉडल कहते हैं एरमा मॉडल। लेकिन टाइम सीरीज़ डेटा के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टेशनैरिटी की। जब भी डेटा होता है आपने सबसे पहले ये मेक श्योर करना होता है कि आपका डेटा स्टेशनरी है या नहीं है। स्टेशनरी का मतलब होता है उसका मीन वेरिएंस को वेरिएंस सेम रहे, चेंज ना हो, ठीक है।
अगर वो स्टेशनरी नहीं है, अगर तो स्टेशनरी है तो फिर तो एरमा मॉडल लग जाएगा। अगर स्टेशनरी नहीं है, हमने उसको पहले स्टेशनरी बनाना है, फिर एरमा लगाना है, उसको कहते हैं एरीमा। इसके अंदर आई एक नई टर्म आ जाती है, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड हमें बताता है कि हमने डेटा को स्टेशनरी किया है, किस तरह किया उसको ये डिनोट करता है। तो दोनों मॉडल्स क्या करते हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं टाइम सीरीज़ डेटा को यूज़ करते हुए। ठीक हो गया। अब एरमा और या एरीमा मॉडल के कुछ स्टेप्स हैं, टोटल 4 स्टेप प्रोसेस है। इसको हमने यूज़ करना है अपना स्टॉक एक्सचेंज के डेटा को और फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन के अंदर हमने यही देखना है कि जो हमारा पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज का डेटा है, जिसको कहते हैं KSE 100 इंडेक्स, यानी कि पाकिस्तान की टॉप की 100 कंपनीज़ का डेटा जो है उसको मिला के एक इंडेक्स बना है KSE 100 इंडेक्स। क्या वो स्टेशनरी है या नहीं है। स्टेशनरिटी चेक करने के डिफरेंट मेथड हैं। हम यहाँ पे 3 तरह के देखेंगे ताकि हमें मेक श्योर हो जाए। पहला है ग्राफ, कोरेलोग्राम और यूनिट रूट टेस्ट। ये तीनों को हम देख के तो हम बता सकते हैं कि हमारा डेटा स्टेशनरी है या नहीं है। फ़र्ज़ करें हमारा डेटा स्टेशनरी हो गया तो हम सीधा एरमा मॉडल लगा देंगे। ये कैसे लगता है ये मैं आपको भी सिखाएंगे इसमें। अगर हमारा डेटा स्टेशनरी नहीं है तो पहले उसको स्टेशनरी करेंगे और उसके बाद एरमा लगाएंगे। उसका नाम होता है एरीमा मॉडल। और इसी स्टेप के अंदर हमें एक और काम भी करना होता है कि बहुत से एरमा मॉडल्स होते हैं, उसमें से हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट चूज़ करना होता है। वो भी हम इसमें सीखेंगे। फ़र्ज़ करें हमने एक मॉडल सेलेक्ट कर लिया, उसको एस्टिमेट कर लिया, उसके बाद हमने करनी होती है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। यानी कि जो मॉडल आपने एस्टिमेट किया उसकी जो एरर टर्म है वो वाइट नाइस होनी चाहिए। अगर वो वाइट नाइस नहीं है तो आपका मॉडल सही फिट नहीं है। ठीक है। तो वाइट नाइस को कैसे चेक करते हैं और ये क्या चीज़ है, इसको हम इस स्टेप के अंदर देखेंगे। फ़र्ज़ करें हमने मॉडल एस्टिमेट किया और वो वाइट नाइस निकल आया, इसका मतलब हमारा मॉडल परफेक्ट फिट है। उस अच्छा मॉडल एस्टिमेट हुआ है, उस मॉडल को यूज़ करते हुए हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे। अगर सारी कंडीशन से पूरी हो गई तो हम फिर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे। वो उस स्टेप का नाम है फोरकास्टिंग। सबसे पहले स्टेप की तरफ जाते हैं, इसका नाम है आइडेंटिफिकेशन। इसमें पहले हम ग्राफिकल मेथड को देखते हैं। ग्राफिकल मेथड को देखने से पहले ये मैं आपको सबसे पहले हमें डेटा चाहिए, यही वाला डेटा। ये जो स्टॉक एक्सचेंज का डेटा है पाकिस्तान का ईयर 2000 से लेके 2019 तक है। इसको पहले लेके आते हैं ई-व्यूज़ के अंदर। सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहा हूँ ई-व्यूज़ फाइल, इंपोर्ट डेटा फाइल। तो ये मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है इधर मेरे एक्टिव प्रोजेक्ट्स में, नीचे जाके PSX KSE 100 इंडेक्स का डेटा है, ये मैंने ले लिया। एक्सेल फाइल, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये अनडेटेड नहीं है, ये मेरा डेटेड है, रेगुलर डेटेड है। क्या है मेरा वीकली डेली डेटा है 5 मंथ का, 5 डे वीक है। और स्टार्टिंग डेट है मेरी ये वाली 02, ठीक है, 14 और 2000, ओके। और ये फिनिश 9 और ये मेरा डेटा आ गया। मेरा डेटा है ईयर 2000 से लेके 2019 तक का डेटा। इसमें ये प्राइस का डेटा, ये वही सारा एक्सेल फाइल मेरी यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये मेरा सारा डेटा है एक्सेल का। तो हमने ये देखना है कि ये जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का डेटा क्या स्टेशनरी है या नहीं है। पहला स्टेप है क्या है, इसका कर लो वो बना लो ग्राफ से हमें आइडिया हो जाएगा। ग्राफ कैसे बनेगा, इसको हम करेंगे व्यू ग्राफ, ठीक है। और ये कर देंगे सिंपल, जिस तरह सिलेक्शन हुई उसी तरह ओके कर दें। ये ग्राफ बन गया, ठीक है। अब ये ग्राफ देखें, ये ग्राफ कैसे है, 2000 से वैल्यू बढ़ती जा रही है, इस तरह ये बढ़ती जा रही है। और ये इसके अंदर क्लियर ट्रेंड नज़र आ रहा है कि ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव किस्म का ट्रेंड है। जब भी डेटा में ट्रेंड हो तो डेटा नॉन स्टेशनरी होता है। तो ये ग्राफ हमें इजीली बता रहा है कि हमारा डेटा नॉन स्टेशनरी है। एक और वे भी है इसको चेक करने का ग्राफ में, अगर ये वैल्यू पलट के अपने मीन वैल्यू की तरफ वापस आ रही होती, ठीक है, यानी कि ऊपर को ना जाती वापस आ रही, उसे कहते होते हैं मीन रिवर्टिंग सीरीज़। तो फिर भी डेटा स्टेशनरी था, लेकिन यहाँ पे वो सीन भी नहीं है। वो डेटा ऊपर ही की तरफ जा रहा है और वो मुँह वापस पलट के अपने मीन की तरफ नहीं आ रहा, तो ये डेटा हमारा नॉन स्टेशनरी है। ग्राफ ने हमें बता दिया कि हमारा डेटा नॉन स्टेशनरी है, ठीक है। तो ग्राफ के बाद अब हमारा ये मैंने थोड़ी सी कमेंट्री लिखी, ये कोई और ग्राफ है ये वाला। तो ये बस यही बता रहा है कि क्योंकि इसके अंदर ट्रेंड है इसलिए नॉन स्टेशनरी है, क्योंकि मीन की तरह रिवर्ट होकर नहीं वापस आ रहा फिर भी नॉन स्टेशनरी है, ठीक है।
दूसरा तरीका है आइडेंटिफिकेशन में ये चेक करने का, वो है कोरेलोग्राम मेथड। कोरेलोग्राम एक ऐसी टेक्निक है जो ई-व्यूज़ हमें उस सीरीज़ का ऑटो कोरिलेशन और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन की वैल्यूज़ दे देता है, और उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं क्या हमारा डेटा स्टेशनरी है या नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं। इसी का हमने बनाना है अब कोरेलोग्राम। तो कैसे बनेगा, इसके व्यू में जाके ये कोरेलोग्राम है, इसको क्लिक करना है और पहले लेवल पे चेक करते हैं, जिस तरह डेटा एज इट इज़। ओके, ये मेरा बन गया कोरेलोग्राम। ये है ऑटो कोरिलेशन की ये है पार्शियल ऑटो कोरिलेशन। अब कोरिलेशन क्या होता है, करंट एरर का पिछले साल की एरर टर्म्स के साथ कोरिलेशन से कहते हैं ऑटो कोरिलेशन। पर अब देखें ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है, ये डॉट 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 डॉट, इस तरह भी एक डॉट डॉट है जिसके ऊपर बार्स आ गई हैं। अब जब भी बार इस डॉट को क्रॉस करेगी तो इसका मतलब है वो उस जो सिग्निफिकेंट लेवल है, वो जो रेंज है उससे बाहर निकल रही है और ये वापस पलट के वापस नहीं आ रही। तो यहाँ से कोरेलोग्राम से भी हमें क्लियर पता लग रहा है कि हमारा डेटा जो है वो नॉन स्टेशनरी ऑटो कोरिलेशन से। अगर पार्शियल कोरिलेशन देखें तो इसकी भी पहली स्पाइक भी बाहर है, दूसरी स्पाइक भी बाहर है। तो ये हमारा डेटा क्लियर इंडिकेशन है कि ये हमारा डेटा नॉन स्टेशनरी है। अब हम देखते हैं कि अगर ये डेटा स्टेशनरी नहीं है तो इसका डिफरेंस लेना होता है। अगर हम फर्स्ट डिफरेंस लें तो इकोनोमेट्रिक्स में कहते हैं कि वो डेटा स्टेशनरी हो जाता है, क्योंकि पिछली वैल्यू से कनेक्शन टूट जाता है एंड एक डेटा एक स्टेशनरी हो जाता है। देखते हैं कैसे। अब मैं व्यू करके अब मैं करता हूँ कोरेलोग्राम पे क्लिक। अब की बार मैं फर्स्ट डिफरेंस करता हूँ लेवल की बजाय, और ओके सॉरी। अब देखें, अब ये फर्स्ट डिफरेंस का है तो यहाँ पे अब अगर देखा जाए तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं अब रेंज के अंदर हैं, ये भी सारी वैल्यूज़ अब उस डॉटेड रेंज के अंदर हैं। ठीक है, तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो उसे कहते हैं डेटा स्टेशनरी है। ओके, तो अब हमारा डेटा ये फर्स्ट डिफरेंस पे तो स्टेशनरी है लेकिन लेवल पे स्टेशनरी नहीं है। ठीक है, इसके बारे में मैंने इधर एक थोड़ी कमेंट्री भी लिखी है कि अब देखें ये स्पाइक्स बाहर आ रही हैं तो इसलिए डेटा नॉन स्टेशनरी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्पाइक्स एक दफ़ा बाहर आई लेकिन बाद में अंदर चली गई हैं, तो ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे ये डेटा स्टेशनरी है। तो यहाँ से कोरेलोग्राम से हमें एक बात क्लियर हो गई कि हमारा डेटा स्टेशनरी है तब जब हम फर्स्ट डिफरेंस लेंगे, लेवल पे स्टेशनरी नहीं है। और ग्राफ ने भी हमें यही बताया था कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है जिसमें डेटा पॉजिटिव ट्रेंड है, ट्रेंड नॉन स्टेशनरी होता है। और तीसरा मेथड है यूनिट रूट टेस्ट। यूनिट रूट टेस्ट कैसे होता है, इसी के आपने व्यू में जाना है, व्यू और ये यूनिट रूट टेस्ट और स्टैंडर्ड यूनिट रूट टेस्ट और लेवल पे और ओके। ये लेवल का रिज़ल्ट है। इसकी पी वैल्यू देखें, पी वैल्यू है 0.8321 जो कि 0.10 से बहुत बड़ी है। जब ये बड़ी होगी पी वैल्यू तो हम नल को रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए प्राइस एज यूनिट रूट, इसका मतलब डेटा नॉन स्टेशनरी है लेवल पे। अब फर्स्ट डिफरेंस पे चेक करते हैं, व्यू यूनिट रूट स्टैंडर्ड यूनिट रूट फर्स्ट डिफरेंस ओके। जब फर्स्ट डिफरेंस पे पी वैल्यू 0.10 से कम है, यानी कि 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कम है, अब एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा, ये नल है, ये रिजेक्ट हो गया, यूनिट रूट नहीं है, डेटा स्टेशनरी है। अगेन हमारा तीनों मेथड्स यही बता रहे हैं कि हमारा डेटा नॉन स्टेशनरी है लेवल पे। और ये लेवल था, ये भी लेवल था, लेकिन ये कोई और ग्राफ है, वो दूसरा मेरा पॉजिटिव वाला ग्राफ था। ये लेवल पे नॉन स्टेशनरी, ये हुआ डिफरेंस पे स्टेशनरी, ये लेवल पे नॉन स्टेशनरी पी वैल्यू, और ये फर्स्ट डिफरेंस पे हो गया स्टेशनरी। तो यहाँ से एक बात आइडेंटिफिकेशन से हमें क्या बात क्लियर हुई कि हमारा आइडेंटिफिकेशन, ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने ये कंक्लूजन निकाला कि डेटा लेवल पे स्टेशनरी नहीं है फर्स्ट डिफरेंस पे, इसका मतलब एरमा नहीं लग सकता। अब हमें एरिमा लगाना होगा। एरिमा क्या कहता है कि कितने डिफरेंस लिए आपने, एक ही फर्स्ट डिफरेंस पे ही हो गया, बाज़ दफ़ा सेकंड डिफरेंस पे होता है, बाज़ दफ़ा थर्ड डिफरेंस। हमारा यहाँ पे
फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी हो गया, तो हमारी जो आई है ना, आई ये इंटीग्रेटेड, ये फर्स्ट डिफरेंस पे हुआ, तो हम एरिमा मॉडल लगाएंगे, एरिमा मॉडल, ठीक है। तो ये सिलेक्शन वाले, अगर इसको हम, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो अब हमने एरमा लगाना है या एरिमा लगाना है, ठीक है। फर्स्ट कोरेलोग्राम ने क्या कहा था, डेटा नॉन स्टेशनरी है। सेकंड कोरेलोग्राम जब हमने फर्स्ट डिफरेंस लेके डेटा देखा तो वो स्टेशनरी था, तो इसका मतलब हमारा d इज इक्वल टू 1 है, फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी है। तो अब हमें ये तो पता लग गया, क्या पता लग गया कि हमारा जो ये एरिमा मॉडल जो हमारा लगेगा, इसमें आई जो है वो 1 होगा, यानी कि एक डिफरेंस लेंगे। अब ए आर कितना होगा, हमने पढ़ा था ना कि ए आर होता है करंट वैल्यू पास्ट पे डिपेंड करती है, फिर उसके भी पास्ट पे, फिर उस ये कितने पास्ट पे जाए ये अभी हमने डिसाइड नहीं किया। हमें ए आर के अंदर वाली वैल्यू भी पता करनी है कि 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। इसी तरह हमें एम ए की भी अंदर वाली वैल्यू पता करनी है कि लास्ट मंथ की एरर, प्रेडिक्शन एरर इंक्लूड करनी है या उससे पिछली या उससे पिछली। तो इसका मतलब अभी हमें ए आर क्या होगा, एम ए क्या होगा, ये अभी हमें डिसाइड करना है। इसके लिए हमें अगेन इस जो हमारी फर्स्ट डिफरेंस वाली कोरेलोग्राम थी उससे हेल्प लेंगे हम, ठीक है। जो अब इसको मैं इस तरह करता हूँ, कोरेलोग्राम इधर खोल लेते हैं, व्यू कोरेलोग्राम फर्स्ट डिफरेंस वाली, ओके, ये मेरी फर्स्ट डिफरेंस वाली कोरेलोग्राम आ गई और ये मेरी स्लाइड आ गई, ठीक है। इन दोनों को मैं सामने रखता हूँ। तो अब हमने ये चूज़ करना है कि हमारा ए आर कितना होगा और एम ए कितना होगा। ए आर हमारा जो ऑटो रिग्रेसिव है वो पार्ट आएगा पार्शियल कोरिलेशन से। जो हमारा एम ए है, मूविंग एवरेज है, ये कितना होगा ये हमें पता लगेगा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन से। अब ये गौर से देखें क्या है, अब ऑटो रिग्रेसिव पार्ट को देखते हैं, ऑटो रिग्रेसिव देखते हैं ए आर हमारा कितना होगा। दिस इज़ चूजन बेस्ड ऑन पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। ये जो पार्शियल ऑटो कोरिलेशन है इसकी बेस पे हमने ये डिसाइड करना होता है कि कितना है। द सेकेंड कोरेलोग्राम स्पाइक्स एट leg 1 and then quickly dies down suggesting that p is equal to 1। वो ये कह रहा है, मतलब इसमें मैं ये कह रहा हूँ मैं खुद, कि हमारा जो फर्स्ट के बाद हमारा जो पार्शियल ऑटो कोरिलेशन है तो वो पहले में स्पाइक बनी है, उसके बाद डाई डाउन हो गई। तो जो मेरा ऑटो रिग्रेसिव का मॉडल होगा वो AR1 होगा, यानी कि मेरी करंट वैल्यू जो है स्टॉक एक्सचेंज की वो पिछले साल की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, उससे पिछले की नहीं करेगी, क्योंकि उससे पिछले वाली पे मेरा वो डाई आउट हो गया है इम्पैक्ट। एम ए का क्या है, एम ए के लिए मुझे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन चूज़ करना होगा। द सेकेंड कोरेलोग्राम आल्सो स्पाइक्स एट leg 1, जो पहला लैग है उस पर तो स्पाइक कर रही है, देन डिमिनिशेस क्विकली, और उसके बाद वो तेज़ी से ख़त्म हो जाती है। ऐसे है कि नहीं ख़त्म, बिल्कुल डॉटेड लाइन के अंदर आ गई। अगेन ये भी ये कह रहा है कि हमारा एम ए मॉडल भी एम ए भी 1 होगा। एम ए क्या मतलब, हम सिर्फ पिछले साल की, अगर साल का डेटा तो पिछले साल की, मंथली है तो पिछले मंथ की, डेली है तो पिछले दिन की, तो हम पिछले टाइम की जो है प्रेडिक्शन एरर सिर्फ उसी को इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो इससे हमें, अगर यहाँ पे एक और स्पाइक होती तो फिर इसका मतलब एक और पॉसिबिलिटी हो जानी थी, फिर हमारा AR1 तो होना था, MA1 तो होना था, MA2 भी पॉसिबल था। और यहाँ पे अगर स्पाइक बाहर होती तो AR1 तो था, AR2 भी हो सकता था। इस तरह बाद डिफरेंट डेटा सेट के ये डिफरेंट तरह के सिनेरियो हो सकते हैं। इसमें हमने फिर चूज़ करना होता है कि बेस्ट कौन सा है, वो हम यहाँ पे करके देखेंगे। एक मैं इसको एक्सटेंड करूँगा। तो अभी हमने क्या चूज़ किया, यहाँ पे हमने किया एरिमा 111। अब इसका क्या मतलब बना, इसका मतलब है एक तो हमारा डेटा लेवल पे स्टेशनरी नहीं है, फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी है, तो सेंटर वाला 1 जो है वो फर्स्ट डिफरेंस को शो कर रहा है, ये 1 शो कर रहा है AR1 को, यानी कि हमारा करंट जो स्टॉक मार्केट का डेटा है वो पास्ट स्टॉक मार्केट, पिछले पीरियड की स्टॉक मार्केट पे, यानी कि अगर डेली डेटा तो पिछले दिन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। और MA का पार्ट भी इस इधर 1 है, तो MA भी हमें ये बता रहा है कि जो हमारी करंट प्रेडिक्शन है स्टॉक्स की, वो पिछले दिन की जो एरर की थी हमने प्रेडिक्शन में, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हमें अब क्या करना होगा, एरिमा मॉडल 111 एस्टिमेट करना होगा। अगर हम ये एस्टिमेट कर लें तो फिर हमारा
मॉडल फिट। तो अब ये देखें, अगर क्या था पहले प्रोसेस में हमने आइडेंटिफिकेशन की, डेटा स्टेशनरी नहीं था, फर्स्ट डिफरेंस लिया, स्टेशनरी हो गया। फिर एस्टिमेशन की, एस्टिमेशन में हमें पता लगा यार एरिमा लगेगा और एरिमा 111 लगेगा, तो हमने सेलेक्ट कर लिया हमारा मॉडल एरिमा 111। अब हम एरिमा 11 को एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। एरिमा 1 को एस्टिमेट करते हैं। चलें इसको कैसे करेंगे, सिंपल, इसको चलें क्लोज कर लेते हैं। सिंपल हमने क्या करना है, हमने जाना है इधर क्विक में, एस्टिमेट इक्वेशन में, ठीक है। ये पहला ही इधर सेलेक्ट होता है, ये एरिमा सारा कुछ इसके अंदर है। इसको सेलेक्ट कर लो और लिखो यहाँ पे क्या लेवल पे हमारा डेटा स्टेशनरी था, नो, फर्स्ट डिफरेंस पे था, तो इसलिए हमें डी लिखना होगा, डी इंटू, सॉरी डेट नहीं, डी इंटू, तो किस चीज़ का डेटा है, प्राइस का, तो प्राइस, ये जो मेरा प्राइस, एग्जैक्ट सेम स्पेलिंग लिखने हैं, अगर स्पेलिंग गलत लिख के तो वो एरर देगा, क्योंकि हम ये वेरिएबल को पिक कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म। और साथ में हमने क्या चूज़ किया है, AR1 एरमा, ये ऑटो रिग्रेसिव 1 मॉडल है, एम में भी हमारा 1 मॉडल है। इसको कंट्रोल करके कॉपी कर लें, बाद में बंदे को काम आता है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरह लिखते हैं इसको, इसको मैं जूम आउट करता हूँ, ब्लर ना हो रहा, किस तरह बना, ये मैंने लिखा है एरमा 111, डी शो कर रहा है सेंटर वाले 1 को, ये AR का 1 है, ये MA का 1 है, इसको मैं कर देता हूँ ओके। ये इसकी एस्टिमेशन आ गई एरमा 11 मॉडल की, ठीक है। इसमें AR1 तो इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन MA सिग्निफिकेंट है, क्योंकि P वैल्यू 0.10 से कम है। तो इसको, और ये आर स्क्वायर है इसका, ये बाकी चीज़ें हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इस एस्टिमेटेड इक्वेशन को नेम पे क्लिक करके इसको मैं कह देता हूँ AR1 MA1, ओके। ये मैंने कर लिया, AR1 MA1 अपना मॉडल एस्टिमेट कर लिया। अगर यहाँ पे देखें, जब मैंने सिलेक्शन की बात की थी, ये ओके, एरमा लगेगा, एरिमा लगेगा, और एरिमा का कौन सा लगेगा, इट्स एन आर्ट, ये कोई साइंस नहीं है, इसमें हमें आर्ट मतलब ये है कि ये हमें कर करके आता है। अच्छा फ्यूचर प्रेडिक्ट वही कर सकता है जो बार बार इस डेटा के साथ अपने ये एक आर्ट है, इसको बार बार करके आपको पता लगता है, ठीक है। वो कहता है आफ्टर फिटिंग एरिमा मॉडल, हमने 1 मॉडल फिट कर लिया, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चेक द रेजिडुअल यूजिंग डायग्नोस्टिक प्लॉट। खैर वो कहता है जो आपने मॉडल एस्टिमेट किया है उसको, उसकी एरर टर्म को वाइट नॉइस होना ज़रूरी है, अगर वो वाइट नॉइस होगी तो आपका मॉडल फिट है। लेकिन एक मॉडल से तो बात नहीं बनेगी, इसका ये बॉक्स चैनिकल मेथड का यही एक अच्छा फीचर है। इसमें हम क्या करते हैं, 111 तो कर लिया, अब एक 211 भी करके देख सकते हैं, 112 भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसमें से बेस्ट हम मॉडल, हम यूँ कह लें कि हमने बहुत से मॉडल, 3-4 मॉडल एस्टिमेट कर लो, उसके बाद जिसके रिज़ल्ट्स सबसे अच्छे हों उसको एज बेस मॉडल यूज़ कर लो। फिर जो आपने सेलेक्ट किया उसकी एरर टर्म को देखो क्या वाइट नॉइस है या नहीं, अगर वाइट नॉइस आ गई तो आपका काम ओके, आपकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी होगी। फिर तो कैसे पता लगेगा कौन सा मॉडल फिट है, उसके लिए हमें 2-3 चीज़ें देखना होंगी। एक तो आर स्क्वायर जिसका ज़्यादा होगा वो मॉडल अच्छा है, आर स्क्वायर बताता होता है गुडनेस ऑफ फिट मॉडल की। एक होता है फिर अकाई के इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन और बेजियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन, ये दोनों क्राइटेरियाज दिए होते हैं एस्टिमेशन में, ये कम से कम होने चाहिए, जिसके ये कम होंगे उतना ही मॉडल वो अच्छा होगा। करके दिखाते हैं फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये ई-व्यूज़ में वापस आ गए, AR1 MA1 तो हमारा ये एस्टिमेट पड़ा हुआ है, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करेंगे वही रिज़ल्ट आ जाएंगे। अब एक काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यूँ करते हैं कि क्विक में जाके एस्टिमेट इक्वेशन पे, अब की बार हम क्या करेंगे, ये मैंने वही कॉपी किया था, पेस्ट कर दिया, इसलिए मैं कह रहा था कॉपी कर लो। ऐसे ही कुछ करते हैं, फ़र्ज़ करें MA2 कर देते हैं, MA2, ठीक है। ये कुछ गलत नहीं कर रहे, आप MA3 भी कर सकते हैं, AR2 भी कर सकते हैं, आप करते जाओ। इसको मैंने MA2 ऐसे MA2 कर दिया और ओके किया, ठीक है। ये मेरे रिज़ल्ट्स, ये मेरे आ गए MA2 के रिज़ल्ट्स, ये मेरे AR1 MA2 के रिज़ल्ट्स, ये इसमें AR1 सिग्निफिकेंट है, MA2 भी सिग्निफिकेंट है। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, नेम पे क्लिक करेंगे, इसको AR1 MA2 के नाम से सेव कर लेता हूँ, ओके। ये देखो मेरा सेव हो गया, ठीक है।
अब मैंने 2 मॉडल सेव किए। इसी तरह आप AR1 AR2 MA1 भी कर सकते हो, AR2 MA2 भी कर सकते हो। आप बेतहाशा 100 मॉडल कर लो, लेकिन फिर आपने सिलेक्शन कैसे करनी है, उनमें से बेस्ट कौन सा है आपने वो। अच्छा, जो मैंने AR1 MA1 एस्टिमेट किया था ना, ये मैंने कैसे, मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। वो जो कोरेलोग्राम्स हमने बनाई थी ना, ये वाली, इन्होंने ये इसने मुझे स्टार्टिंग पॉइंट तो दे दिया कि AR1 MA1 111 मॉडल अच्छा है, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। इसके अलावा दूसरा एक आर्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 1 कर लो, 1 2 भी कर लो, 2 1 भी करके देख लो। यानी कि इधर 2 लिखो, क्या कैसे आएगा, इधर 2 लिख दो तो ये 2 1 बन जाएगा। 2 लिखने का मतलब है अब जो आपका वैल्यू ना सिर्फ पिछले मंथ की, अगर मंथली डेटा है तो उससे भी पिछले मंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। खैर, तो इस तरह आप बहुत से मॉडल एस्टिमेट कर सकते हो। अब हमने चूज़ करना है कि बेस्ट कौन सा है। फ़िलहाल हमने 2 किए हैं, 2 को ही लेते हैं, दोनों को खोल लेता हूँ। AR1 को खोल, डबल क्लिक करो, ये खुल गया मेरा, इधर आ गया। MA ये भी मेरा खुल गया, इधर आ गया। अब इन दोनों में से मैंने बेस्ट चूज़ करना है कौन सा है। अगर एंड वाली स्लाइड पे जब मैंने आपको बताया था क्राइटेरिया क्या है कि AI और BIC ये दोनों कम से कम होने चाहिए, R स्क्वायर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। देख लेते हैं किसका है। इसका R स्क्वायर है, इसका 0.026046 और इसका है 0.026024, ठीक है। इसका कम है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, जस्ट हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसका मतलब इस R स्क्वायर की बेस पे अगर देखा जाए तो ये वाला मॉडल फिट है, कौन सा, AR1 MA2। अब AIC और अकाई के इंफॉर्मेशन या श्वार्ज इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया भी अच्छा होता है, इन दोनों को भी आप चूज़ कर सकते हैं। अकाई के इसका कितना है, देखें 13.87223, इसका 13.87225, ठीक है। अगेन कौन सा कम है, ये वाला कम है। अगर श्वार्ज क्राइटेरिया 13.87744, इसका 13.87746। अगेन अगर देखा जाए तो यही मॉडल फिट है। अकाई के और श्वार्ज क्राइटेरिया दोनों इसके कम हैं। इसका हन्नान क्राइटेरिया, और भी बहुत से क्राइटेरिया, हन्नान क्राइटेरिया है, ये भी बहुत कम है। लेकिन इसके तो R स्क्वायर देख लो तो भी ये अच्छा है मॉडल, ये वाला। अकाई के श्वार्ज क्राइटेरिया देख लो तो भी ये मॉडल अच्छा है। तो हमने अब कौन सा मॉडल दोनों में से चूज़ किया, AR1 MA2, ये हमारा फाइनल मॉडल है। लीड हमने यहाँ से ली थी AR1 MA1 से, लेकिन हमारे जो रिजल्ट्स थे, इसी तरह आप एक और कर सकते हो, तीसरा मॉडल AR2 MA2 वो यहाँ पे रख लो, फिर AR3 MA2, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते हो, जो 1000 बना लो, तो फिर उसमें से आपने जो चूज़ करना होता है वो बेस्ट। लेकिन आपको AR1 MA1 AR2 MA2। अच्छा, फिर ये एक और भी चीज़ है, ये डिपेंड करता होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। जिस तरह हमारा पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है, इसका स्ट्रक्चर और है, इंडिया का और है, अमेरिका का और है, तो थोड़े से वो एलिमेंट भी आपको देखने होते हैं कि यार क्या ये पिछले दिन पे डिपेंड करता भी है या नहीं, या उससे पीछे वाले पे डिपेंड करता है। तो उससे एक गैस सा मिल जाता है। तो जो आप मॉडल बना रहे होते हैं ना, जिस तरह मैंने AR1 MA1 AR2 AR1 MA2 बनाया, तो आप और भी बना सकते हैं, ठीक है। खैर, अभी हमने तो फिर उसको आपस में सिलेक्शन कर लेते हो कौन सा अच्छा है। तो जिसका R स्क्वायर ज़्यादा हो, अकाई के और श्वार्ज कम से कम हो, वो सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसमें ये चीज़ें अच्छी हैं, तो हमने कौन सा सिलेक्ट किया, AR1 MA2। इसको ख़त्म करते हैं, इसको लेकर चलते हैं। अब इसका हमने क्या करना है, इसकी वाइट नॉइस चेक करनी है, इसकी एरर टर्म की वाइट नॉइस चेक करनी है। यही था ना कि अब जब ये मॉडल हो जाए आफ्टर फिटिंग, आपने इसका इसका चेक करना है क्यू स्टैट। कैसे चेक होगा, व्यू, ठीक है, और इसका आ जाते हैं रेजिडुअल डायग्नोस्टिक, कोरेलोग्राम, क्यू स्टैटिस्टिक्स और ओके। अब ये देखें, ये मेरी जो वैल्यूज़ हैं ये आ गया उसकी एरर टर्म। अब एरर टर्म का जो, अगर देखें इधर, मैं अगर देखूं, ये मेरे स्टेप्स थे, इस स्टेप में देखें क्या नल हाइपोथेसिस क्या है। नल है जी, नल है जी, रेजिड्यूल्स आर वाइट नॉइस। रेजिड्यूल जो एरर टर्म है वो वाइट नॉइस है, ये नल हाइपोथेसिस है। देख लेते हैं, अभी ये हमारा डेटा है, इसकी
पी वैल्यू देखें, पी वैल्यू है 0.438। ये वाली पी वैल्यू देखें, ये वाली पी वैल्यू कोरेलोग्राम की कितनी है, 0.10 से ज़्यादा है। तो अब हमने क्या करना है, वो जो नल हाइपोथेसिस है जो कि शो करता है कि एरर टर्म वाइट नॉइस है, वो रिजेक्ट होगा या नहीं रिजेक्ट होगा। डू नॉट रिजेक्ट, क्योंकि पी वैल्यू 0.10 से ज़्यादा है, अगर कम होती तो रिजेक्ट होना था। तो हमारी वो कंडीशन भी पूरी हो गई। कौन सी कंडीशन, कि एरर टर्म के रेजिडुअल जो हैं वो वाइट नॉइस होने चाहिए। वाइट नॉइस भी है, इसका मतलब हमारा मॉडल ये परफेक्ट फिट है। ये जो हम कौन सा मॉडल, AR1MA2, ठीक है। तो 112 यानी कि अगर देखा जाए तो, क्योंकि इंटीग्रेशन भी हमने एक डिफरेंस भी लिया है ना, तो 112 का मॉडल हमारा बेस्ट है। लेकिन एक और हमें मेक श्योर करना है एरमा प्रोसेस को ना सिर्फ रेजिडुअल वाइट नॉइस हो, ये जो एरमा प्रोसेस भी वाइट नॉइस हो, और एरमा प्रोसेस ना सिर्फ वाइट नॉइस हो बल्कि इन्वर्टेबल भी हो, मीन की तरफ सॉरी इन्वर्टिबल हो। ये कैसे पता लगेगा, अगेन उसी में जाएं, व्यू में, ठीक है, एरमा स्ट्रक्चर पे फिर से जूम करके दिखाता हूँ। व्यू में जाके एरमा स्ट्रक्चर पे क्लिक करें और रूट्स को ओके कर दें। रूट्स, ये आगे रूट्स, ये वाइट वाला AR रूट्स हैं, एम ब्राउन वाला MA रूट्स हैं। गाइडलाइन क्या थी कि दोनों AR रूट्स शुड बी इनसाइड द सर्कल, MA रूट्स शुड बी इनसाइड द सर्कल। क्या ये दोनों सर्कल के अंदर हैं? यस। अब सर्कल के अंदर होने का मतलब क्या है, अगर AR सर्कल के अंदर है तो हम कहेंगे एरमा प्रोसेस हमारा वाइट नॉइस है। वाइट नॉइस होना ज़रूरी है, ये डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होती है, चेक करना होता है कि मॉडल ठीक है या नहीं, वाइट नॉइस है। फिर एरमा प्रोसेस इन्वर्टिबल होना चाहिए, इन्वर्ट होना चाहिए। इन्वर्टिबल का कैसे पता लगेगा, अगर MA रूट्स भी सर्कल के अंदर होंगे, तो हमारे MA रूट्स भी सर्कल के अंदर हैं, तो इसका मतलब हमारी ये कंडीशन दोनों पूरी हैं, हमारा मॉडल परफेक्ट फिट है। अब हमने कौन सा मॉडल चूज़ किया है, एरमा 112, ये हमारा मॉडल हमने, सॉरी एरिमा 112 सिलेक्टेड मॉडल कौन सा है हमारा, एरिमा 112, ये हमारा सिलेक्टेड मॉडल है, ठीक है। ना सिर्फ सिलेक्टेड है, हमने इसको एस्टिमेट किया, इसकी सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, जो हमारा परफेक्ट फिट मॉडल है। क्योंकि मॉडल बड़ा अच्छा फिट है, अब हमने फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, फोरकास्टिंग, लास्ट स्टेप है फोरकास्टिंग का। अब फोरकास्टिंग कितनी करनी है उसको हम देखते हैं, उसको करने, अब देखिए हमारा डेटा 2019 तक का। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, इसको डबल क्लिक करो इधर, इसके ऊपर, इसके एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी के ऊपर डबल क्लिक कर दो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिख दो, हमारी एंड डेट थी 2019, तो मैं कर देता हूँ, फ़र्ज़ करें 2023 तक कर देते हैं, 22 कर लेते हैं, ठीक है। और इसको मैंने ओके, मैंने क्या किया, मैंने डेट आगे 2 सालों की और डाल दी है, ठीक है, ओके। वो कहता है 782 न्यू सेल्स बनने लगे हैं, बना दें, यस बना दें। अब ये हुआ क्या है, जो अभी हुआ है वो मैं दिखाता हूँ। ये मेरा प्राइस का डेटा है ना, फ़र्ज़ करें ये प्राइस का डेटा है, सॉरी इसको मैं इसकी स्प्रेडशीट, ये प्राइस का डेटा है ना। अगर देखें जिधर डेटा एंड हुआ उसके आगे यहाँ पे हमारा डेटा था, यहाँ तक था 4/12/2019 तक का डेटा था, उसके आगे उसने, मैंने जितनी फोरकास्टिंग उसके आगे, सॉरी उसके आगे जितनी फोरकास्टिंग करनी उतनी मैंने डेट लिख दी, वो उसने ब्लैंक सेल्स डाल दिया। ब्लैंक डाले ना, इसकी तो हमने फोरकास्टिंग करनी है, ये 2 सालों की फोरकास्टिंग करेगा, तो कैसे पता लगेगा, अब हमने इसकी फोरकास्टिंग करनी है इस डेटा की, ठीक है। तो कैसे फोरकास्टिंग होगी, ये हमारा एरमा, ये सिलेक्टेड मॉडल था, एरमा 1 AR1MA2 यही सिलेक्टेड था, इसको डबल क्लिक किया, यानी कि इसको डबल क्लिक किया, फोरकास्टिंग पे क्लिक किया, फोरकास्टिंग वाले वेरिएबल का नाम लिख दो, फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ फोरकास्टेड, ठीक है। और कहाँ तक है, अब शुरू से फोरकास्टिंग नहीं करनी हमने, 2000 कहाँ से, मेरा एंड डेटा कहाँ पे था, हाँ ये मुझे एक दफ़ा देखने दें, ये मेरा डेटा किस तरह का था, किधर तक था पहले, ये मेरा डेटा था, ये था
4/12/2019, इससे आगे फोरकास्टिंग करनी है तो क्या करूँगा, एस फोरकास्ट, इधर मैं कुछ भी लिख सकते हैं, फोरकास्टेड, ठीक है, 4/12/2019 तक तो हमारे पास वैसे ही डेटा था, इससे आगे फोरकास्टिंग कर दो, ठीक है। लेकिन ओके ठीक है, ये मेरी फोरकास्टिंग हो गई। अब ये कैसे पता लगेगा फोरकास्टिंग किस तरह है, इधर से इतनी पिक्चर क्लियर नहीं होती, इसको बेस्ट समझने का एक और तरीका, इसको क्लोज कर दो। अब ये फोरकास्टेड, ये मेरा फोरकास्टिंग वाला है और ये मेरा सिंपल प्राइस वाला है, ठीक है। मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, फोरकास्टिंग और प्राइस वाले को सेलेक्ट, ओपन एज ग्रुप किया, ये मेरी स्प्रेडशीट आ गई। व्यू और ग्राफ पे क्लिक किया और ये सिंपल बेसिक लाइन एंड सिंबल एंड ओके, ये मेरी फोरकास्टिंग हो गई। ये यहाँ से डेटा हमारे पास था, ये चलता आ रहा था, इधर तक हमारे पास डेटा था, इससे आगे फोरकास्टिंग हुई है। तो ये फोरकास्टिंग हमें ये बता रही है कि अगले इस डेटा की बेस पे अगले 2 साल, अगर मैं 2 साल की फोरकास्टिंग करता हूँ तो वो पॉजिटिव ट्रेंड होगा, पलट के नीचे नहीं आएगा, ये जो इंडेक्स है ये बढ़ता ही जाएगा। अगर हम वैसे ये तो अब मेरी फोरकास्टिंग है और मैं 2024 में ये फोरकास्टिंग कर रहा हूँ। अगर हम देखें, अगर हम इसको रियल लाइफ में भी देखें तो ऑलमोस्ट ऐसे ही हुआ है, हमारा इंडेक्स बढ़ता ही जा रहा है। तो ये एक आर्ट है, जितने ज़्यादा मॉडल एस्टिमेट कर करके, अब ये मैंने प्रेडिक्शन की, अब इस प्रेडिक्शन के बेस पे ये रिज़ल्ट्स हैं, ठीक है। ये मैंने कैसे किया, ये हर रिसर्चर डिफरेंट तरह करेगा, उसके अपने मॉडल्स होते हैं। तो ये एक आर्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा जब हम करेंगे तब हमें समझ आएगी। तो इस तरह ये हमारी हेल्प करता है बॉक्स जेनकिन मॉडल। थैंक यू।